की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम के नियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके डायमेंशंस, उसकी यूनिट इत्यादि की हमने व्याख्या किया था। बच्चों, आज हम कूलॉम के नियम या कूलॉम लॉ की हम प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग डालोगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। ये अब इसमें बच्चों कई चीजें आएंगी बेटा। इसमें आएगा इंपॉर्टेंस, कूलॉम के नियम की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस प्लस इनके लिमिटेशन आएंगे, लिमिटेशंस। ये तो कूलॉम के नियम या कूलॉम लॉ की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये प्रॉपर्टीज नीट, जेईई में पूछा जाता है बच्चों। जितने भी इसके 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, सभी प्रॉपर्टीज के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारे हैं। आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा। ये नीट, IIT, जेईई मेन के एग्जामिनेशन में प्रायः इसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। आप इस हेडिंग को नोट कर लें। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, आप समझिए। कूलॉम के नियम की जो प्रॉपर्टीज है, कूलॉम्स का जो लॉ वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, कूलॉम्स का जो नियम है, कूलॉम्स का जो फोर्स है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं। वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक संरक्षी बल है। तो कूलॉम्स लॉ जो है फॉलो करता है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी ये एक प्रकार का संरक्षी बल है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ or Coulomb force or electrostatics force एक प्रकार का संरक्षी बल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक प्रकार का संरक्षी बल है। तो कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स, या इसको हम बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं, ये फोर्स जो होता है एक संरक्षी बल है। ये एक संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब, इसकी मीनिंग हमने क्लास 11th में
संरक्षी और असंरक्षी बलों के बारे में हमने बताया था। संरक्षी बल उसे कहते हैं बेटा जिस बल के द्वारा किया गया कार्य एक लूप में, एक चक्कर में किया गया कार्य, एक लूप में किया गया कार्य, इसको लूप बोलते हैं। एक लूप में, एक चक्र में, एक साइकिल में इसके द्वारा जो कार्य होता है वह जीरो होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी और हमने बताया था 11th में कि इसके द्वारा किया गया कार्य ये पथ मार्ग पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ये जो फोर्स होता है वह इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और इसमें जो एक राउंड में, एक चक्र में, एक लूप में जो कार्य होता है वो जीरो होता है। तो इसको हम कहते हैं संरक्षी बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स जो है एक संरक्षी बल है। अब उसके आगे लिखेगा अर्थात संरक्षी बल का तात्पर्य यह है कि, संरक्षी बल का तात्पर्य यह है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलॉम फोर्स के अंतर्गत एक पूरे साइकिल या लूप, एक पूरे साइकिल चक्र या लूप में किया गया कार्य शून्य होता है और यह बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह ऑब्जेक्ट वस्तु के इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल पोजीशन व फाइनल पोजीशन, अंतिम अवस्था व फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट हुआ बेटा। पहला पॉइंट फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट कूलॉम्स जो लॉ है या कूलॉम्स जो फोर्स है या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं। ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स जो है या इसके द्वारा एक साइकिल में, इस फोर्स के द्वारा एक साइकिल में, एक चक्र में जो कार्य होता है वह जीरो होता है। या इसका एक प्रॉपर्टीज और है संरक्षी बल का या कंजर्वेटिव फोर्स का कि यह ऑब्जेक्ट के, यह वस्तु के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि हमने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्लास 11th की फिजिक्स में हमने बताया था। इसमें हमने डिफरेंस भी बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अंतर क्या है। आप 11th की फिजिक्स उठाकर देखिए, हमारे नोट को देखिए, बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल। दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आप समझ लो बेटा, F इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F और R स्क्वायर में क्या रिलेशन है बेटा, इसको अगर हम कांस्टेंट समझ लें
तो F और R स्क्वायर में क्या रिलेशन है, यानी F प्रोपोर्शनल, इसको कांस्टेंट समझना है तो 1/r स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कूलॉम फोर्स है, वह जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस जैसे बढ़ेगी, डिस्टेंस जैसे आप बढ़ाओगे दोनों पॉइंट चार्ज के बीच, फोर्स का मान तो क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम करोगे, डिस्टेंस जैसे डिक्रीज कराओगे, इस फोर्स का मान इंक्रीज करेगा। तो इतने इस रूल को, ये जो रूल है बेटा, इस रूल को हम कहते हैं इनवर्स। इनवर्स माने उल्टा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम वर्ग, वर्ग का नियम। तो कहीं भी आपका फिजिक्स में ऐसे रिलेशन आए बेटा, ऐसे संबंध अगर आपका आता है तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है बेटा, आइए वर्ग, तो व्युत्क्रम वर्ग, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ऐसे फिजिक्स में संबंध अगर आता है दो राशियों के बीच, तो इसको हम जानते हैं किस नियम से, व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जानते हैं, या इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स या कूलॉम लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स व्युत्क्रम वर्ग के नियम, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। आप इसको नोट कर लेंगे, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, एक आता है बेटा, पहले आप समझिएगा, सेंट्रल, सेंट्रल लाइन फोर्स, ये बल है, इसको क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, सेंट्रल लाइन फोर्स क्या है, सेंट्रल लाइन फोर्स क्या है। ये जो दो पार्टी आपको दिखा रहे हैं, अगर दोनों में फोर्स एक ही दिशा में ऐसे लगे, उनके सेंटर में लगे इस तरह, या ऐसे लगे, ये इस तरह लगे, इस पे इस तरह लगे, या इस पे ऐसे और इस पर भी ऐसे लगे, तो ऐसे फोर्स का नाम है सेंट्रल लाइन फोर्स। आप समझ लीजिए, ये बच्चों Q1 है, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, बीच का जो सेपरेशन है, बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, ये आप ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल लाइन फोर्स क्या है, सेंट्रल लाइन फोर्स की दिशा एक ही होनी चाहिए, एक ही लाइन होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर ये ऐसे फोर्स लगे और एक ऐसे, इसको सेंट्रल लाइन फोर्स नहीं कहेंगे, इसको सेंट्रल लाइन फोर्स नहीं कहेंगे। ये बेटा ऐसे ऐसे, तो इसमें ऐसे सीधे ऐसे सेंट्रल में अगर ये फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल लाइन फोर्स। आइए देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज है, लाइट चार्ज है, दोनों का नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन नेचर क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो प्लस प्लस में रिपल्शन होता है। तो ये जो Q1 है बच्चों, जो Q1 पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा Q2 पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी Q1 जो है Q2
पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो ये Q1 जो है इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम दे दें F। देखिए, और Q2 जो है बेटा, ये Q2 Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, तो Q2 जो है Q1 पर एक अपोजिट ऐसे फोर्स लगाएगा। ये रिपल्सन लिख दे रहे हैं R, ये भी दोनों फोर्स इक्वल होंगे, बताएंगे। R का मतलब समझ लीजिएगा, रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है बेटा। तो अब बताइए, ये एक फोर्स उधर जा रहा है और ठीक उसी के विपरीत एक फोर्स है, तो दोनों की लाइन क्या है? दोनों की लाइन जो ये रेखा है बेटा, जिससे कार्य कर रहा है, ये जो दोनों फोर्स कार्य कर रहे हैं, उनकी जो लाइन है ठीक उन्हीं के सीध में है, उन्हीं के रेखा में है, इसीलिए इस बल का नाम होता है सेंट्रल लाइन फोर्स। अगर ऐसे फोर्स लगा होता, एक इधर लगा होता किसी और किसी दिशा में ऐसे लग गया होता, तो इसको सेंट्रल लाइन फोर्स नहीं कहते। सेंट्रल लाइन फोर्स में जो दिशा होती है, अपोजिट हो चाहे सेम साइड हो, लेकिन उनकी जो क्रिया रेखा है जिस पर ये फोर्स काम कर रहे हैं, एक लीनियर हो, एक सीधी रेखा में हो, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल लाइन फोर्स। तो लिखिए तीसरा पॉइंट, कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल, सेंट्रल लाइन फोर्स, केंद्रीय बल, सेंट्रल लाइन फोर्स है। तीसरा पॉइंट भी आपने लिख लिया होगा। अब देखिए चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में पूछा गया बच्चों, वेरी वेरी चौथा पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट क्या है बेटा, देख लेना, अभी हम बताने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम का जो फोर्स है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं, स्थिर विद्युत बल का नाम दिया गया है, कूलॉम बल भी नाम दिया गया है। तो ये जो बल होता है बेटा, ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो न्यूटन के तीसरे नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम का कैसे पालन करता है, आप उसको समझ लीजिए, तब लिखवाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्यारा पॉइंट। तीसरा, कैसे न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्लस Q1 मान लो बेटा, यहाँ पे प्लस Q2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया जाएगा। बीच की डिस्टेंस क्या है, R मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा आवेश है, स्थिर है, तो ये चार्ज, ये आवेश Q1 आवेश Q2 पर एक फोर्स लगाएगा बेटा, तो Q1 जो उसको रिपल करेगा, Q2 को भगाएगा फोर्स लगा, तो Q1 जो चार्ज है Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स इधर होगा बेटा, और समझिएगा फोर्स का नाम कैसे लिखेंगे, 1 2, ये अपनी थिंकिंग है, अपना सोच है, कोई रूल नहीं है। इसका मतलब क्या, 1 2 का मतलब कि एक चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पर लगा हुआ है। 1 2 का मतलब कि चार्ज 1 जो है चार्ज 2 पर फोर्स लगा रहा है, रिपल कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो 1 2 लिखने का मकसद है, ये हम अपने से माने हैं बेटा कि 1 2 ये पहचान है, कोई रूल नहीं है। हम 1 2 अपने से लिख रहे हैं, इच्छा अनुसार से लिख रहे हैं। तो 1 2
कि चार्ज 1 जो है चार्ज 2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। अब आ जाइए Q2, तो Q2 भी तो इस पे एक फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? तो Q2 जो है ये Q2 बेटा Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा। प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। रिपल्शन का मतलब एक दूसरे से दूर जाना है, ऐसे। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे के पास। तो ये Q2 चार्ज है, इस Q1 को रिपल करेगा, तो Q1 उधर जाएगा, तो Q2 Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। अब हम क्या लिखें बेटा? F दो जो है वो एक पे लगा रहा है, तो 2 1। बोलिए समझ आया कि नहीं? 2 1 का मतलब क्या होगा कि चार्ज Q2 यानी चार्ज दूसरा चार्ज 1 पे यानी Q1 पे एक रिपल्सन फोर्स है। तो 2 1 का मतलब चार्ज 2 चार्ज 1 पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना है। F1 2 का मतलब चार्ज 1 चार्ज 2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना है। अब हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये कैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, F इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ध्यान दीजिएगा, हम F1 लिखने जा रहे हैं। ये F1 2 यानी एक चार्ज द्वारा दूसरे पे लगाया गया बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, इसकी पहचान क्या लिखे बेटा? R 1 2 लिखते हैं, 1 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, वेक्टर रूप। तो कूलॉम्स लॉ एज और वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law as a vector form। ध्यान दीजिएगा, Coulomb's law को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेगा। पहले ये जानिए बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक है, आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर एक है इक्वल वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ ए, या ऐसे भी लिखा जाता बेटा वेक्टर ए, और ऐसे भी लिखा जाता। उसी तरह ये बता दो बेटा आर के रूप में यूनिट वेक्टर है, हमको आर ऐसे लिखना है, यूनिट वेक्टर आर, इकाई वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर लिखना है। कैसे लिखेंगे आप बता दो। यहाँ लिखोगे वेक्टर आर बेटा, और यहाँ पे आर, सही है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है? एक होता है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण एक, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। तो हम इसको लिखना चाहते हैं बेटा वेयर 1 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 2 का होल स्क्वायर। क्या हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं? एक से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसमें कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं होगा बेटा, एक से अंतर। अब इस एक की जगह इसको हम एक भी समझ सकते हैं बेटा,
एक की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा आर कैप। आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप एक होता है बेटा। जब वेक्टर फॉर्म में लिखना बेटा तो यहाँ वेक्टर लगा लो, वेक्टर लगा रहे बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर। इस 1 की जगह बेटा 1 का मतलब है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो 1 को हम r कैप भी लिख सकते हैं, तो 1 को हम r कैप भी लिख सकते हैं। अब r कैप की वैल्यू रख दो बेटा, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कैप की वैल्यू रख दो बेटा Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का मान रखो बच्चों, यहाँ रखो क्या लिखा हुआ है आर कैप की जगह वेक्टर आर बटे बोलो बेटा क्या होगा वेक्टर आर, क्या लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड आर 1 2 है बेटा 1 2 है, तो आर की जगह क्या करना 1 2, फिर क्या करेंगे इसके जगह भी 1 2 लगा दिया हमने। देखिए वेक्टर आर हो गया, वेक्टर आर कहाँ आपका लिखा गया है ये वेक्टर आर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 2 कैसे बेटा ये 1 2 यहाँ 1 2 लगा देना, यहाँ पे भी 1 2 लगा देना। ठीक, अब आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हम निकालने जा रहे हैं। R12 का मतलब क्या आया बेटा आर एफ वेक्टर एफ 1 2 इक्वल क्या आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर। ये 1 2 समझ में आ रहा है कैसे 1 2 लिखे हैं, C2 बोलो बेटा, यहाँ आप लिखे थे आर वेक्टर आर था ना, अब किसके लिए था 1 2 के लिए, यहाँ 1 2 लगा देना बच्चों। फिर क्या ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर नहीं है R12 है ना। देखो बेटा अब क्या करेंगे, ये क्यूब बन जाएगा, ये वाला क्यूब बन जाएगा, F12 बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या हो जाएगा बोले R12 का क्यूब, ये R12 वेक्टर हो गया है ना। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली माने इसी प्रकार दोनों बेटा आगे इसका अपोजिट F21 बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यहाँ बोलिए R21 क्यूब, यहाँ बोलिए R21, सही है ना। अब बताइए आप इसमें क्या अंतर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें क्या अंतर है। वेक्टर के अगर ये 21 कर देंगे बेटा तो ये एरो पलट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो याद आप इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं, जरा बता दीजिए यार 21 है बेटा 21 है ना। ये देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ समझने की बात है आपको, Q1 Q2 बाई R21। देखो बेटा एक चीज और समझिएगा, ये वेक्टर नहीं है, नीचे वाला क्यूब यहाँ वेक्टर नहीं लगा, अगर 1 2 या 21 अगर पलट देंगे तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा। वेक्टर में अगर हम पलट देते हैं बेटा वेक्टर, देखो इस एरो का मतलब हुआ कि 2 से 1 दिशा किधर है 2 से 1, आप पलट दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 2 लिख दोगे तो क्या मतलब होगा बता सकते हो, दिशा किधर से हो जाएगी, दिशा जो है
एक से किधर हो जाएगा, दो की तरफ हो जाएगी, एक से दो की तरफ हो जाएगी। तो अब देखो इसके पलटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। इसको चाहोगे तो 1 2 भी लिख सकते हो, ये 1 2 भी लिख सकते हो, इस पे वेक्टर नहीं लगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव साइन नहीं लगेगा। R21 का R12 का मतलब हुआ बेटा कि इसका डायरेक्शन किधर है, 1 से 2 की तरफ। R21 का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका डायरेक्शन है किधर, 2 से 1 की तरफ। इसको पलट दीजिए, जब इसको वेक्टर को पलट दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो जब 2 1 है इसको 1 2 करोगे, 1 2 करोगे, यहां माइनस लगाना, ये वेक्टर R हो गया बेटा। अब ये 2 1 मत लिखना, ये 1 2 लिखना, इक्वेशन 2 हो गया। ये समझ में आया माइनस क्यों लगा, माइनस क्यों लगा, ये डायरेक्शन पलट दिया गया। इसमें क्यों नहीं डायरेक्शन इधर उधर करने पर इसमें निगेटिव साइन आया, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ। जब इसको चेंज करोगे 1 2, इसके पहले माइनस लगा। अब बोलिए क्या अंतर है इसमें, ध्यान देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या अंतर है बताओ। ये इसमें भी है, इसमें भी है बेटा, ये पूरी चीज इसमें है, ये भी पूरी चीज है, सेम ये भी मिल रहा है, सेम ये भी मिल रहा है, लेकिन माइनस का अंतर है, माइनस का अंतर है। तो बोलिए इसलिए F 1 2 इक्वल माइनस F 2 1, F 2 1। ये समझ में आया कैसे इक्वल हुआ, क्यों माइनस हुआ, बता सकते हैं। देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q1 Q2 Q1 Q2 R12 क्यूब R12 क्यूब इसमें भी है, वेक्टर R1 R2 वेक्टर R2 सेम मिल गया, लेकिन अंतर क्या है, केवल माइनस का अंतर है, ये इक्वल हो गए। तो दोनों फोर्स, जो दोनों फोर्स लगा है बेटा, ये प्लस Q1 है और ये प्लस, इस पे फोर्स आपने क्या लिखा था F12, इस पे फोर्स क्या लिखा था आपने F21। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन ये माइनस है। अब एक्शन रिएक्शन क्या है कि जितना एक्शन लगता है उतना ही रिएक्शन होता है, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे हमने ऐसे मान एक्शन रिएक्शन, ये हम ऐसे मान किए, तो ये भी तो हमको मारा होगा, तीसरे में एक्शन होगा, रिएक्शन भी हुआ होगा, तो एक्शन और रिएक्शन हुआ। ये डस्टर है, हमने इसको ऐसे मारा, तो इसमें एक्शन और रिएक्शन, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स ऊपर लगा, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत। तो माइनस क्या बताएगा, दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों आपस में क्या है, बराबर। जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट। तो माइनस क्या बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो नोट करिए, जल्दी नोट करें, लिखवाते हैं, जल्दी नोट करें। इस प्रकार कूलॉम्स लॉ या कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। आप जल्दी नोट करें।
लिख लिया हमने। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। से सभी 4-5 पॉइंट आपको मिलेगी। हम अगले लेक्चर में शेष इनकी प्रॉपर्टीज बता देंगे। धन्यवाद।